मोहम्मद आसम रो अच्छी फ़ौजी अदालतें, शेर अफजल मरवत की तौबा, तहकीकात और पंजाब वालों का सवाल कि आखिरकार हम पंजाब वालों का क्या कसूर है, हमें क्यों पिसा जा रहा है, हमें क्यों महरूम रखा जा रहा है, हमारा क्यों मुआशी कत्ले-आम किया जा रहा है। इन मामलात पर बात होगी। और क्योंकि मैंने आगाज़ में कह दिया अच्छी फ़ौजी अदालतें, तो फ़ौजी अदालतों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये इजाज़त दे दी थी कि जो लोग रिहा हो सकते हैं, जो लोग बरी हो सकते हैं, उनको बरी करके रिहा कर दें ईद से पहले पहले, ताकि 9 मई के मुकदमात में 9 मई के मुकदमे, क्योंकि फ़ौजी अदालतें तो पाकिस्तान में है ही 9 मई के हवाले से। PTI ने, जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने, एजाज़ एहसन ने और कुछ दीगर लोगों ने फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ पिटिशन्स दायर कर रखी हुई हैं। फ़ौजी अदालतें कलअदम हो गई थी, उसके ख़िलाफ़ फिर हुकूमत की अपील सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। तो इस वजह से फ़ौजी अदालतों में कार्रवाई यहाँ तो हो गई, लेकिन सज़ाएँ नहीं हुई या बरीयतें नहीं हो रही थी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि जो लोग ईद घर जाकर कर सकते हैं, जिनको कम सज़ा हो सकती है, यानी जो अभी जो मिलने वाली सज़ा हवालाती के तौर पर भुगत चुके, या जो रिहा हो सकते हैं, जिनके ऊपर छोटा इल्ज़ाम है, उनको रिहा कर दें। तो रिहाइयों का अमल शुरू हो गया। 20 लोग रिहा हो गए। उनमें से एक मंज़र पर आए हैं जिन्होंने खुलकर बातें की हैं, और उन्होंने जो बातें की हैं उनकी बातों से ये लग रहा है कि फ़ौजी अदालतों में जो जिस तरह मुकदमात चले हैं उससे कम से कम वो तो मुतमईन है। बरी होने वाला मुतमईन ही होता है, जिसको सज़ा होगी तो वो ज़ाहिर इख्तलाफ करेगा, लेकिन क्योंकि वो बरी होने वाला है और बरी होने वाले ने मंजर आम पर आकर सारा अपना एक्सपीरियंस बता दिया है। अब उनका एक्सपीरियंस क्या है, उन्होंने क्या बातें की हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो मैं उनका इंटरव्यू हुआ है। इदरीस साहब हैं, अपना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रावलपिंडी के मुलाजिम थे, अफसर थे, और वो रगड़े में आ गए 9 मई को। और 9 मई को कुछ यूँ भी हुआ था कि कुछ ऐसे लोग थे जो, मतलब वाक़यात जहाँ पे ये हमले हो रहे थे वो तो पब्लिक प्लेसेस थी ना, मतलब कोर कमांडर हाउस। अब कोर कमांडर हाउस जो है वो अस्करी जाने वाले लोग, एयरपोर्ट जाने वाले लोग, वो सारे वहीं से गुज़रते हैं। तो जो वहीं से गुज़रते गए या गुज़रने के बाद जिनकी 5-10 मिनट वहाँ लोकेशन ट्रेस हुई, जियो फेंसिंग के ज़रिए, उनके मोबाइल के ज़रिए पता चला कि ये इतने टाइम के लिए वहाँ खड़े, तो वो भी रगड़े में आए। कुछ बच गए, कुछ आ गए रगड़े में। तो मोहम्मद इदरीस साहब का दावा है कि वो उनमें शामिल थे, ड्यूटी करके घर जा रहे थे, और वो जो चौक है जहाँ पे सारा कुछ बलवा हो रहा था, वहाँ पर उन्होंने देख लिया तो वो खड़े हो गए। और फिर वो कह रहे हैं कि उन्होंने वीडियोज़ बनाई, और वो वीडियोज़ उन्होंने अपने ग्रुप्स में शेयर की। तो उन वीडियोज़ की मदद से, और फिर कुछ CCTV फुटेजेस, जो इमरान खान साहब सवाल उठाते हैं कि जी CCTV फुटेजेस किधर हैं, तो वो कह रहे हैं CCTV फुटेजेस की मदद से फिर उनको गिरफ़्तार किया गया। और गिरफ़्तारी उनकी होती है 15 मई को, और 29 मई को उनको फ़ौज के हवाले किया जाता है। वो अपना बता रहे हैं कि जी उनको जब फ़ौज के हवाले वो हो गए तो उसके बाद का एक्सपीरियंस। अच्छा, आप ये इंटरव्यू कर रहे हैं मतीउल्लाह जान, ये ज़हन में रखिएगा। ये इंटरव्यू यानी एक बागी सहाफ़ी है ना, वो मतीउल्लाह जान बागी रूह है। ये इंटरव्यू जिस तरह फिक्स्ड इंटरव्यू हुए थे पहले, मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्योंकि बरी हो गए हैं तो इस वजह से तारीफ़ कर रहे हैं, और जिनको सज़ाएँ होंगी तो वो अपना एक्सपीरियंस कुछ और ही बताएंगे, जाहिर है। लेकिन बहरहाल वो ये इंटरव्यू किया मतीउल्लाह जान ने, और मतीउल्लाह जान ने मुसलसल उनको कुरेदा भी सवाल भी किए। जिस तरह माजी में हमाद अज़हर, अब हमाद अज़हर कह रहा हूँ, क्या नाम है, उस्मान डार साहब, वो आ गए थे कामरान शाहिद के प्रोग्राम में। शेख रशीद साहब मुनीर फ़ारूक के प्रोग्राम में आ गए। इसी तरह वो अब्बासी साहब जो थे, सदाकत अब्बासी साहब, वो किसी और के प्रोग्राम में आ गए थे डॉन पर, मेरा ख्याल उसके आदिल शाज़िब के साथ शायद वो आए थे। तो इसी तरह जो लोग तहवील में थे, गिरफ़्तार थे, मंजर आम पर आ गए। इवन वो जो साहब हैं मानिका साहब, खावर मानिका साहब, वो भी आ गए थे मंजर आम पर। तो उनके मुतालिक तो शक्कू को शुबात सब नहीं बदल कि भाई एक बंदा लापता या गिरफ़्तार, वो अचानक आता है, इंटरव्यू देता है और 9 मई की मजम्मत करता है और इमरान खान के ऊपर तरह तरह की इल्ज़ामात लगाता है, ऐसे जैसे इमरान खान को जानता नहीं था। तो वो फिर आज़ाद शहरी बन जाता है, रिहा हो जाता है। इस तरह ही हुआ ना। तो इस तरह के किसी जर्नलिस्ट का ने ये इंटरव्यू नहीं किया, ये मतीउल्लाह जान ने इंटरव्यू किया। मतीउल्लाह जान के ऊपर आप क्योंकि वो सहाफ़ी हैं, उनसे कई राज़ी भी कई नाराज़ भी, लेकिन मतलब ये वो जो उन्होंने काम किया है उसमें जो उन्होंने सवाल किए, तो जो बंदा जवाब दे रहा है ना, वो लग रहा है कि नहीं वो उसको पढ़ा लिखा कर नहीं भेजा गया,
अब हुआ ये है कि जो फौजी अदालतों में कुछ लोग तो वो है ना जो कोर कमांडर हाउस के अंदर घुस गए, या इमरान खान साहब का भांजा जिन्होंने पतलून लटकाई। अब हम समझ सकते हैं कि फ़ौज में जब फौजी कस्टडी में थे जब, तो उनके साथ ज़ाहिर है वो सलूक तो नहीं हुआ होगा ना। मतलब उनके वालिद साहब जो हैं अपना हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब, वो कहते रहे कि जी मेरे बेटे के इंसानी हुकूक मांग रहा हूँ मैं। तो बहरहाल, लेकिन ये जो तजुर्बा है, अगर ये मुकदमा किसी आम अदालत में चलता, मसला ये है कि इंसाफ का डिले होना, इंसाफ से इनकार होता है। हम फौजी अदालतों के, मैं ना शुरू में हक में था ना अब हक में हूँ। पैरेलल सिस्टम नहीं होना चाहिए, हमारा सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए, अदलिया का सिस्टम। आप देखें ना, हमारे पास मजाक क्या होता रहता है कि आम अदालतों ने मामला लंबे कर दिए, दहशतगर्दी होना शुरू हो गई। उन अदालतों में मामला, दहशतगर्दी के मामला तो निपटाती नहीं थी अदालतें, बैठी रहती थी। तो एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट्स बनी जो अब भी काम कर रही हैं दहशतगर्दी की। अब वो दहशतगर्दी की अदालतों में मामला जो हफ्तों में या एक महीनों में निपटाए जाने होते हैं, वो सालों तक लंबे होने लगे। अभी तक आप देखें ना, 9 मई के हवाले से अभी पिछले दिनों कुछ लोगों की जमानतें हुई एंटी टेररिस्ट कोर्ट से, सजाएं अभी तक किसी को नहीं हुई। ज़ाहिर है कुछ मुजरिम भी तो होंगे ना। तो फिर कहा गया कि जी ये जो दहशतगर्दी की अदालतें हैं ये तो काम नहीं करती, जो दहशतगर्द हमले करते हैं फ़ौजी तनसीबात पर, लोगों पर, उनके लिए फ़ौजी अदालतें चाहिए। नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ, एक फ़ौजी अदालतों ने सज़ाएँ भी दी, सज़ाएँ मौत भी दी, बाद में अदालतें कलअदम करार दे दी गई। फिर दोबारा जब दहशतगर्दी बढ़ गई तो अपना नवाज शरीफ साहब के पिछले दौर में फिर फ़ौजी अदालतें बनी कि जी आम जज तो धमकियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते बेचारे, इनको तो बड़ा तड़ियाँ शड़ियाँ लगा लेते हैं दहशतगर्द, और वो तो मतलब सुनते नहीं है मुकदमा दहशतगर्दों के। सुनते भी हैं तो भाई वो कहते हैं रियासत हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, हमारे बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, ये तो दहशतगर्द हमें मार देंगे। तो फिर इसलिए कहा गया कि जी ये आम जज जो हैं एंटी टेररिस्ट कोर्ट के, वो तो सुनते ही नहीं मुकदमात, वो तो फैसले कर ही नहीं रह पा रहे, प्रेशर में हैं, डरते हैं, दहशत है उनके ऊपर। तो फिर फौजी अदालतें तो हो गया। अब फिर उसी कानून के तहत 9 मई जब हुआ तो फिर फौजी अदालतें, मामला फौजी अदालतों में चलेंगे। तो अब फौजी अदालतों में को मैं कह रहा हूँ कि मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं कोई फौजी अदालतों की यहाँ बैठ के वकालत कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि यार एक बंदा रिहा होके बरी होके आ गया ना, तो ये वो कह रहा है कि हमें हमारा फैसला शायद बहुत पहले हो जाता अगर पीटीआई फौजी अदालतों के ख़िलाफ़ अदालत सुप्रीम कोर्ट ना जाती। तो क्योंकि वो कुछ बातें वो कहते मैं ऑन ओथ हूँ तो बहुत सी बातें वो नहीं बता सकता, लेकिन बहरहाल वो उनसे पूछा मतीला जानने के जब आपको फ़ौज के हवाले किया गया तो आपको कैसे रखा गया। तो उन्होंने कहा कि जी बहुत अच्छे तरीके से रखा गया। तहकीकात के दौरान हमारी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा, पढ़ा लिखा आदमी है, इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा जाता है। अफसर था भाई, दोस्ताना माहौल में तफ्तीश होती थी और हमसे पूछा गया कि आप वकील अपना करेंगे या आपको स्टेट काउंसिल दिया जाए डिफेंस के लिए, तो लीगल एड फराम की। उन्होंने कहा मैं तो नौकरी ख़त्म हो गई, तो मैंने कहा नहीं मुझे तो, मैं तो वकील की फ़ीस नहीं भर सकता। तो कहते मुझे वकील दिया गया, और वो वकील जो है फ़ौजी अदालत में वकील फ़ौजी, वो वकील जो हैं जो लीगल एड, वो अब मेरी तरफ से यानी मेरा डिफेंस जो है, दिफा मेरा, उसके लिए 100% वो एफ़र्ट करता था, 100%। और मुझसे मुशावरत करने के बाद और सारी चीज़ें, और फिर फैमिली से मुलाकात का दिन मुकर्रर होता था। मुलाकात से पहले कपड़े शपड़े हर चीज़ इस्त्री प्रेस करके हजामत सजामत सारा कुछ करवाया जाता था। और जेल में कहते हैं क्योंकि वहाँ पर इजाज़त नहीं थी अखबारात की, टीवी की, तो लिहाजा वो हमें नहीं मिलते थे। खाना कहते हैं कि जी जो फ़ौजी मेस में खाना होता है अफसरान के लिए, अफसर बाद में खाते थे, पहले हमारे लिए आता था। लंबी सी वो जो जेल थी जहाँ रखा जाता था, तो वहाँ पर चहलकदमी वहीं पर कर लेते थे अंदर अंदर। और 1 महीने बाद गिरफ्तारी की, यानी फ़ौज के हवाले होने के 1 महीने बाद 29 जून को फैमिली से पहली मुलाकात करवाई गई। और फिर फैमिली डे होता था तो उसमें पाबंदी नहीं होती थी कि किसने आना है किसने नहीं आना, जितने लोग आना चाहते होते थे वो आकर मुलाकात कर जाते थे, बाइज़्ज़त तरीके से मुलाकात होती थी। और वो ये बता रहे हैं कि जी मैं, क्योंकि मैं तो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं था, तो मैं तो बस राह चलते फंस गया, वीडियो बना ली, गलती कर ली, वीडियो बनाकर शेयर कर ली। लेकिन वो कहते हैं कि वहाँ काफ़ी सारे ऐसे लोग भी थे जो समझते थे कि वो बेगुनाह हैं, और बहुत से ऐसे भी जिनसे हो गई अपना हमले उनसे सरजद हो गए,
वो इन्वॉल्व हो गए, जज्बाती हो गए, तो वो पछता रहे थे कि हमने ये क्या कर दिया। तो बहरहाल अब ये एक शख्स आया है, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। असल में अगर निज़ाम अदल ठीक हो ना, तो फिर हमें फ़ौजी अदालतों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमें मतलब ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट, स्पेशल कोर्ट्स, मतलब जो अदालती सिस्टम है उसको स्ट्रांग होना चाहिए। इस वक्त सबसे बड़ा मसला हमारा अदालती निज़ाम है इस वक्त, और वो अंडर अटैक है, उसके ऊपर हमले हुए हैं, बदतरीन हमले में अदालतें। अभी ये जो पहले 6 जज साहबान ने ख़त लिखा और उसके बाद 28 जज साहबान को ख़त आ गए, तो उन खतूत की, वो जो जहरालूद खतूत, मशकूक खतूत, उनकी तहकीकात जो है मुख्तलिफ़ इदारों ने, इंटेलिजेंस, उन्होंने मुकम्मल कर ली है, या तहकीकात की जो तफ्तीशी रिपोर्ट इनिशियली वो उन्होंने वज़ारत दाखिला को अरसाल कर ली है। डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी अपना पुलिस यानी इस्लामाबाद पुलिस ने भिजवा दी है 2 अप्रैल को, जो हाई कोर्ट के 8 जज साहबान को मशकूक ख़त मिले थे, और उसके बाद 3, 4 और 5 अप्रैल को भी ये सिलसिला जारी रहा था। तो उसमें अलग अलग मुकदमात दर्ज किए गए थे, और ख़तों में, रिपोर्ट में आर्सेनिक पाया गया था, और जिसकी मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा जहरीली नहीं थी, लेकिन बहरहाल क्योंकि आर्सेनिक किसी पंसारी से मिलता है, तो वो कहाँ से ख़रीदा गया, इसके लिए वो जो उस इलाके में रावलपिंडी में से खतूत ज़्यादा हुए थे, तो वहाँ से जो पंसारी हैं उन पंसारियों से भी पूछगिछ की जा रही है कि जी बताएं कौन आया था ख़रीदने, किसको दी थी, और वहाँ से CCTV फुटेजेस वगैरह वो भी देखी जा रही है, रिपोर्ट में कहा गया है। और फिर जो तहरीर है और स्याही है उसके तज्जिए के लिए भी एक्सपर्ट जो भिजवाए जा रहे हैं, और जो नाम है उसका नादरा की डेटा से, वो जो नाम एक रेशमा और दूसरे नाम जो है नादरा के डेटा से, वो नाम जो है वो भी उसके ऊपर भी जो है वो नादरा से जो रिपोर्टें यानी नादरा से डेटा लिया जा रहा है। अच्छा जी, अब तौबा कर लिए शेर अफजल मरवत साहब ने। शेर अफजल मरवत साहब ने कल कहा था कि जी मैं जो मेरे ख़िलाफ़ जो मुझे खींचातानी मेरी कर रहे हैं, मैं उनके साथ वही करूँगा जो मेरे साथ कर रहे हैं। फिर वो उससे पहले हामिद ख़ान और दीगर PTI के जो पुराने बानी लीडरान हैं उनके भी अच्छे खासे सुनाते रहे वो कि बाबे मंजी से नहीं उठना चाहिए, इनका दिमागी ख़राब हो गया, इनका नफ्सियाती इलाज होना चाहिए वो। तो बहरहाल कल फिर उन्होंने भड़कीला सा बयान दे दिया, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने तौबा कर ली। उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया है, कोई 4 मिनट प्लस वीडियो बयान है। उसमें कहते हैं कि जी मुझसे गलती हो गई है, मीडिया कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लेता है और मैं बात कर लेता हूँ इख्तिलाफ़ात के सवालात पर, लेकिन मुझसे गलती हो गई, मुझे आइंदा ऐसा नहीं करना चाहिए। आइंदा अगर मीडिया मुझसे सवाल पूछेगा तो मैं ऐसा कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे सामने इमरान खान का अजीम कॉज है और उस कॉज के लिए हमें निकलना है, लोगों को ईद के बाद निकालना है। लिहाजा अब मेरे ख़िलाफ़ कोई कुछ भी करे, मैं कोई बात नहीं करूँगा, मैं चुप, ऐसा नहीं होगा। शेर अफजल मरवत ने कोई 3री-4थी बार मेरा ख्याल है तौबा की है। मरवत साहब कहेंगे दोबारा, जज्बाती आदमी है, कोई बंदा सवाल कर लेगा, भड़क जाएंगे। और फिर जज्बाती के अलावा अगर शेर अफजल मरवत साहब ने ये भड़कीले बयान ना दिए तो मीडिया पे चलेंगे नहीं। अब देखिए ना, आपके मुल्क के सबसे बड़े चैनल जो हैं प्राइम टाइम में वो लीड, सेकंड लीड, थर्ड लीड पर होते हैं, हेडलाइंस में होते हैं शेर अफजल मरवत साहब। तो भाई इतना अगर आपको मिले एक्सपोयर और मीडिया पर आप छाए रहे हो, तो फिर वो तो मतलब बंदा फिर खुद ही सोचेगा कि यार अब कोई कंट्रोवर्सी, इमरान खान की सियासत है ना किसी तरह कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करें। खान साहब जब क्रिकेट में खेलते थे तब भी वो जो कंट्रोवर्सीज होती थी ना, कभी किसी अदाकारा के साथ, कभी किसी अदाकारा के साथ, कभी बीचेस पर तकरीबन बग़ैर किसी कपड़ों के, तकरीबन बग़ैर कपड़ों के पाए जाते थे तस्वीरें उनकी, तो वो उसमें उनको ग्लैम वो होता है ना, वो अपना मज़ा आता है। तो उस तरह शेर अफजल मरवत साहब भी ज़ाहिर है वो चस्का ले चुके हुए हैं, तो वो तौबा कर भी लेंगे ना। तो उन्होंने कहा कि जी मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, मैंने तौबा कर ली है, मैं कसम खाता हूँ कि आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन नहीं वो ऐसा करेंगे। अच्छा, अब आखिरी चीज़ जो है वो बड़ी ख़तरनाक है। पंजाब को पाकिस्तान का फूड बास्केट कहा जाता है। गंदम हो, चावल हो, कपास हो, गन्ना हो, क्या नहीं है जो पंजाब नहीं उगाता। लेकिन पंजाब का किसान बेचारा मजलूम किसान, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, बुज़दार की हुकूमत थी, तब भी जब किसान डिमांड करता था कि यार जो ज़रूरी अजनास हैं उनकी कीमतें बढ़ा लें क्योंकि इनपुट महंगी हो गई, यूरिया महंगा हो गया, बीज महंगे हो गए, अद्वियात महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई, पानी महंगा मिल रहा है, और किसान जो उगाता है वो कहते हैं जी आपने जो उगाया है ना उसके ऊपर जो आपकी लागत आई उससे भी आधी लागत पर हमें दे। मतलब जुल्म है ना। अब जनाब 4000 रुपये फ़ी मन
पंजाब में मुकर्रर था गंदम का रेट, उसको हुकूमत ने 100 रुपया कम करके 3900 रुपये कर दिया। ये अपना चौधरी खालिद हुसैन बाट साहब है किसान इत्तेहाद की, उनकी स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा कि जी वही बात, सब कुछ महंगा हो गया तो कम से कम 5000 रुपये गंदम की सपोर्ट प्राइस होनी चाहिए बिल्कुल। आप अपने किसान को नहीं देते, फिर बाहर से मंगवाएंगे, रूस से, ऑस्ट्रेलिया से, यूक्रेन से, वो डॉलर लगाएंगे जो आपके पास नहीं है, फिर IMF से कर्जा लेकर डॉलर लेंगे और किसान दूसरे मुल्क के किसान को दे देंगे। सिंध में 4600 रुपये है सपोर्ट प्राइस। तो अब सोचें ना कि जी पंजाब में अगर आप प्राइस बढ़ाएंगे नहीं तो फिर पंजाब में आटे का बहरान नहीं आएगा, गंदम का बहरान नहीं आएगा। वो आए ना आए, किसान को क्यों मार रहे हैं भाई? पंजाब के किसान का क्या कसूर है? दें उनको वो, जिससे वो अपने दूसरा फसल उगा सके। अगर किसान ने गंदम उगानी बंद कर दी तो भीख मांगते फिरेंगे हम। कहाँ से लाएंगे गंदम? डॉलर कहाँ से लाएंगे? अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।